हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग जो है एमसीक्यूज करने वाले हैं इशू फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर के। इससे पहले मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, अराउंड 30 या 40 मिनट्स का वो वीडियो है। और उसमें मैंने जो इश्यू ऑफ शेयर्स है फॉर फ्यूचर एंड री इशू से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सारी चीजों का फास्ट रिवीजन कराया है। अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ है तो बेटा आपको ये वाले एमसीक्यू करने में बहुत आसानी फील होगी और आप मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर्स खुद ही देते जाएंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है बेटा तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से पहले उसको देख लीजिएगा। देन फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और इफेक्टिव लगेगी ये वीडियो। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप ये वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं, अगर आप क्या करेंगे, आप अपने हाथ में रजिस्टर और पेन ले लेंगे और आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा तो आप उसके नोट्स बना लीजिएगा। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता कि एग्जाम से पहले हम 30 मिनट्स 40 मिनट्स की बैठकर वीडियो देखें, क्योंकि एग्जाम से पहले तो हमने जो नोट्स बनाए हैं उन्हीं को रिवाइज करना होता है। तो आप मेरे साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी लगेंगे उसको रिवाइज कर लीजिएगा। आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करिए, अपना रजिस्टर पेन उठाइए, उस पर लिखिए शेयर्स एमसीक्यू और उसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के नोट्स आप हाथ के हाथ बनाते जाइए। चलिए बेटा शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, एक लिमिटेड कंपनी डैश पर्सन है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वॉलेंट्री पर्सन है, रियल पर्सन है या नन ऑफ द अबव। आप जानते हैं कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो इसका आंसर है ए। उसके नेक्स्ट, डैश इज अफिक्स्ड ऑन ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए कंपनी। हम एक इंसान है, हम ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स पे अपनी कंसेंट देने के लिए साइन करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, तो हमारे सिग्नेचर होते हैं। लेकिन कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो तो साइन नहीं करेगी बेटा, वो सील लगाती है, यानी कंपनी की सील को ही कंपनी के सिग्नेचर्स माने जाते हैं। तो कंपनी अपने सारे डॉक्यूमेंट पे अपनी कंसेंट देने के लिए क्या लगाती है बेटा जी, कॉमन सील। तो इसका आंसर है बेटा सी। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में एटलीस्ट कितने मिनिमम मेंबर होते हैं? पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बेटा जी मिनिमम 7 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती है, तो इसका आंसर है बेटा जी डी। इसके अलावा जो एक प्राइवेट कंपनी होता है बेटा, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 100 मेंबर तक हो सकते हैं। डन बेटा। उसके नेक्स्ट आते हैं बेटा जी आगे। इसमें दिया है जो नया कंपनी एक्ट है वो कब पास हुआ है? बेटा जी भारत में अब तक 3 कंपनी एक्ट पास हुए हैं। पहला कंपनी एक्ट 1850 यानी 1850 में पास हुआ था। दूसरा कंपनी एक्ट 1956 में पास हुआ था। और तीसरा कंपनी एक्ट बेटा 2013 में पास हुआ है। तो इसने पूछा है न्यू कंपनी एक्ट कब पास हुआ था, तो आप आंसर लिख कर आएंगे बेटा जी 2013। और सबसे पहला कंपनी एक्ट 1850 में पास हुआ था। डन बेटा। इसके बाद आते हैं रिजर्व शेयर कैपिटल क्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है और इस क्वेश्चन इस वाली वीडियो में भी बेटा ये बहुत बार आएगा। मैंने इसको हटाया नहीं, जितनी बार भी आपके एग्जाम में जितने तरीके से भी पूछा है मैंने उस क्वेश्चन को एज इट इज रख लिया यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपको मिलेगा, रिजर्व शेयर कैपिटल क्या होती है। समझाता हूँ बेटा जी। मान लीजिए बेटा जी, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं आपको अपनी बात समझाने के लिए। मान लीजिए बेटा जी 10,000 शेयर मेरी कंपनी ने इशू किए और मैंने बेटा जी एप्लीकेशन पे मांगे हैं 3 रुपए। और उसके बाद बेटा जी, लो मैं इसको थोड़ा सा कैप्स में ले लेता हूँ। एप्लीकेशन पे मैंने मांगे हैं बेटा जी 3 रुपए, अलॉटमेंट पे मैंने मांगे हैं बेटा जी 3 रुपए, और बेटा जी फर्स्ट कॉल पे पैसे मैंने मांगे हैं, फर्स्ट कॉल पे मांगे हैं 2 रुपए। ये पैसे मैंने पब्लिक से मांग लिए। तो बेटा 10 रुपए का शेयर है, मैंने एप्लीकेशन पे 3 मांग लिए, 3 रुपए अलॉटमेंट पे मांग लिए, 2 रुपए बेटा मैंने फर्स्ट कॉल पे मांग लिए, तो 10 रुपए के शेयर में मैंने पब्लिक से 8 रुपए मांग लिए। तो बेटा जी कितने रुपए अभी तक मैंने नहीं मांगे? इन 10,000 शेयर्स पर मैंने अभी तक पब्लिक से 2 रुपए नहीं मांगे। तो जो पैसा पब्लिक से मैंने अभी तक नहीं मांगा है उसको बोलते हैं बेटा जी अनकॉल्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा जी? अनकॉल्ड अप कैपिटल। और इसका दूसरा नाम है बेटा जी रिजर्व कैपिटल।
तो इसी को बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। और रिजर्व कैपिटल के बारे में ये बोला जाता है कि रिजर्व कैपिटल का पैसा हमेशा हम कंपनी के वाइंड अप के टाइम पर मांगते हैं। जब कंपनी क्लोज होने वाली होगी तो कंपनी को क्या है, अपनी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो उस समय जो पैसा हम पब्लिक से मांगेंगे अपने शेयर्स का जो पेंडिंग अमाउंट है, उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो पैसा हमने पब्लिक से मांग लिया बेटा जी, वो तो हो गई हमारी कॉल्ड अप कैपिटल, डन। और जो पैसा अभी तक हमने पब्लिक से नहीं मांगा है उसको बेटा जी अनकॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं, या फिर बेटा जी उसका दूसरा नाम है रिजर्व कैपिटल। तो अब आप एग्जाम में आसानी से आंसर लगा सकते हैं। रिजर्व कैपिटल क्या है बेटा जी? रिजर्व कैपिटल पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल है। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा जी? बी। उसके बाद रजिस्टर ऑफ मेंबर, जो भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं बेटा जी वो कंपनी के मेंबर बन जाते हैं। और कंपनी के रिकॉर्ड्स में जो है हर मेंबर का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो यहाँ पर पूछा है कंपनी के कौन से रजिस्टर में मेंबर का रिकॉर्ड रखा जाता है बेटा जी? उसका नाम है स्ट्रेचरी बुक। यानी वो बुक जो है सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से एक मैंडेटरी बुक है, जिसका रिकॉर्ड यहाँ हर कंपनी को अपने पास रखना होता है, अपने मेंबर्स का रिकॉर्ड। डन बेटा। यहाँ पे लिखा है एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स होते हैं, ये सवाल पहले भी आ चुका है बेटा जी, 7 मेंबर्स होते हैं। उसके नेक्स्ट दिया बेटा जी पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, यानी जो पैसा अभी तक आपने नहीं मांगा है। बेटा मैंने कहा था ना, ये क्वेश्चन कई तरीके से टीचर घुमा घुमा कर पूछेगा। तो बेटा जी वो हो गया अनकॉल्ड कैपिटल, यानी जो पैसा नहीं मांगा उसका दूसरा नाम है रिजर्व कैपिटल। आइए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अगेन पूछा है रिजर्व कैपिटल क्या है बेटा जी? रिजर्व कैपिटल वो ये है जो अनकॉल्ड कैपिटल होती है बेटा जी, यानी जो पैसा नहीं मांगा उसी को हम रिजर्व कैपिटल कहते हैं। उसके नेक्स्ट पूछा है बेटा जी 1% कंपनी। बेटा मैं आपको बता दूं, भारत में आप 3 तरीके से अपनी कंपनी ओपन कर सकते हैं। पहला होता है कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से हम 1% कंपनी खोल सकते हैं, जिसमें एक सिंगल ओनर होता है और जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल बेटा जी 1 लाख रुपए होती है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे बेटा जी, हम प्राइवेट कंपनी खोल सकते हैं जिसकी पेड अप कैपिटल बेटा 5 लाख रुपए होती है, जिसमें मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम बेटा जी 100 मेंबर्स होते हैं। डन। तीसरे नंबर पे आता है बेटा जी पब्लिक कंपनी खोल सकते हैं, जिसमें मिनिमम मेंबर बेटा जी 7 होते हैं और मैक्सिमम मैक्सिमम जो मेंबर होते हैं उनकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो यहाँ पे पूछा है कि जो एक 1% कंपनी होती है उसकी पेड अप कैपिटल कितनी होती है बेटा जी? 1 लाख। ये आप याद रखिएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बेटा आपके लिए फिर ये वीडियो बहुत यूजफुल हो जाएगा, आपको ये वीडियो दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। तो वैसे तो यूट्यूबर्स ये कहते हैं कि आप मेरी वीडियो को बार बार देखें और जितना ज्यादा देखेंगे उतना अच्छा है, उनके व्यूज बढ़ेंगे। बट मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका टाइम बचना चाहिए एग्जाम में। एक कंपनी है जिसका जुरिस्टिक पर्सन विद ए परपिचुअल सेक्शन। अब यहाँ पे बेटा जी मैं बता दूं कि परपिचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है। अगर आपको इसका मीनिंग पता है तभी आप इस एमसीक्यू को सॉल्व कर पाएंगे। परपिचुअल सक्सेशन का मतलब होता है बेटा जी, जैसे हमने पार्टनरशिप में एक टॉपिक पढ़ा था डेथ ऑफ ए पार्टनर, कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो ऐसे में जो भी फर्म के पास उस पार्टनर का पैसा रखा होता है, फर्म उस पैसे को उस पार्टनर के नॉमिनी को दे देती है, जिसे हम उस चैप्टर में एग्जीक्यूटर बोलते हैं। ऐसे ही जो कंपनी की लाइफ है वो उसके मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर मान लीजिए कंपनी के मेंबर्स, यानी कंपनी की जो लाइफ है वो किस पे डिपेंड करती है? कंपनी के मेंबर्स पर। अगर कंपनी के मेंबर एक्सपायर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में बेटा जी जो उन मेंबर्स के नॉमिनी होते हैं वो कंपनी के मालिक बन जाएंगे। अगर बेटा वो नॉमिनी भी एक्सपायर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में जो कंपनी का मालिकाना हक है वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से जो आपको पहले वीडियो दी हुई है फास्ट रिवीजन ऑफ शेयर्स, उसमें मैंने इसे बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। यहाँ भी मैं अगर उतनी डिटेल से समझाऊंगा तो बेटा फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पर लिखा है कि एक कंपनी में, एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं? तो इसका जवाब है बेटा जी 3, मिनिमम 3 डायरेक्टर हो सकते हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक्ट है, वो सबसे पहला ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक्ट भारत में कब एप्लीकेबल हुआ था बेटा? अभी मैंने पीछे बताया था 1850 में। यहाँ पर दिया है द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट इज मेंशन इन कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बेटा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट होता है जब हम अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराने जाते हैं, तो कंपनी को रजिस्टर्ड कराते समय हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करना पड़ता है कि हमारी फर्म के पास टोटल कितनी शेयर कैपिटल है। उस टोटल शेयर कैपिटल के बेटा जी 4 नाम है। पहला ऑथोराइज शेयर कैपिटल, दूसरा रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, तीसरा नॉमिनल शेयर कैपिटल, चौथा नाम है मैक्सिमम शेयर कैपिटल।
तो एक कंपनी जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कैपिटल मेंशन करती है उसको या तो ऑथोराइज कैपिटल कह सकते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल कह सकते हैं, या नॉमिनल कैपिटल कह सकते हैं, मैक्सिमम शेयर कैपिटल कह सकते हैं। तो इसका आंसर है बेटा जी डी। शेयर होल्डर को क्या मिलता है बेटा जी? शेयर होल्डर को उनके प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है जिसे हम डिविडेंड बोलते हैं। तो शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, डिवेंचर होल्डर को बेटा इंटरेस्ट मिलता है, बैंक लोन को बदले में इंटरेस्ट मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आता है पार्ट ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल का पैसा अभी हमने मांगना है। पार्ट ऑफ कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, यानी जो कंपनी के बंद करने पर, बंद करते समय हम पैसा शेयर होल्डर से मांगेंगे, उस कैपिटल को कौन सी कैपिटल कहते हैं बेटा जी? रिजर्व कैपिटल कहते हैं। रिजर्व कैपिटल वो होती है जो शेयर्स पे पैसा पेंडिंग है, हमने अभी तक मांगा नहीं है पब्लिक से, वो पैसा हम कंपनी के वाइंड अप के टाइम पे मांगते हैं। इसके अलावा अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो इसका मतलब ये कि उस कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कौन सी लाइबिलिटी होती है बेटा जी? लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। यानी एक मेंबर ने अगर हमारा 10 रुपए वाला शेयर खरीदा है तो कंपनी की तरफ उसकी लाइबिलिटी बेटा 10 रुपए तक पे करने की है, उससे ज्यादा की उसकी लाइबिलिटी नहीं है। आइए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा है बेटा जी द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ये क्वेश्चन बेटा फिर अगेन आ गया, अभी पीछे पढ़ा था हमने रिजर्व कैपिटल, मैंने इन्हें हटाया नहीं। जितनी बार भी एग्जाम में जिस तरीके से भी पूछा है मैंने बार बार उसको रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद लिखा है ए डैश इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कौन सा इनमें से एक आर्टिफिशियल पर्सन है बेटा जी? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ये क्रिएटेड बाय लॉ होती है और इसका परपिचुअल सक्सेशन होता है। ये इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। परपिचुअल सक्सेशन यानी इसकी इसकी जो लाइफ है वो उसके मेंबर्स पे डिपेंड करती है। ये अपने कंसेंट देने के लिए कॉमन सील का यूज करती है। इसके अलावा बेटा जी ये क्रिएटेड बाय लॉ होती है। तो कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ होती है, उसका परपिचुअल सक्सेशन होता है और उसकी अपनी एक कॉमन सील होती है। इसके अलावा यहाँ पर पूछा है बेटा जी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो कौन सा राइट कैरी करते हैं, यानी राइट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन सरप्लस है। जिनको सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है उन्हें किस तरह के शेयर्स कहते हैं? टीचर ने ये सवाल पूछा है कि वो वाले प्रेफरेंस शेयर्स बताओ जिन्हें सरप्लस में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। मैं बेटा जी जितने भी हैं इनको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा जी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिन्हें फ्यूचर में हम इक्विटी शेयर या डिबेंचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। डन। तो जिन प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर या डिबेंचर में कन्वर्ट किया जा सकता है उनको बोलते हैं बेटा जी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? मान लीजिए किसी वजह से कंपनी को प्रॉफिट बहुत कम हुआ है और वो उस साल अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे पाई है। डन। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे पाई है, तो ऐसे में जिस साल वो डिविडेंड नहीं दे पाती है उसके नेक्स्ट ईयर में कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ तो कंपनी क्या करेगी? पिछले साल में जो डिविडेंड नहीं दिया था वो वाला डिविडेंड, और जो नेक्स्ट ईयर में अच्छा प्रॉफिट हुआ उस साल में भी वो डिविडेंड देगी। तो वहां पर क्या है, जो डिविडेंड उसका जिस साल में नहीं दिया था वो कैरी ऑन करके नेक्स्ट ईयर में चला गया। तो ऐसे शेयर होल्डर को बोलते हैं बेटा जी प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यानी किसी साल अगर कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाएगी तो उनका डिविडेंड का जो राइट है वो कैरी ऑन हो जाएगा। तो इस तरह के शेयर होल्डर को बोलते हैं बेटा जी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। डन। तीसरा आता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है, मान लो बेटा कंपनी ने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, उसमें से 20,000 रुपए का डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिया। कितना बचा बेटा जी? 80,000। फिर उस 80,000 में से बेटा जी 30,000 रुपए का डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को बांट दिया। फिर कितना प्रॉफिट बचा बेटा जी? 50,000 का। अब जो ये बचा हुआ प्रॉफिट है डिविडेंड देने के बाद, इसे बोलते हैं बेटा जी सरप्लस। अब आपको समझ में आ गया सरप्लस का क्या मतलब होता है? सरप्लस का मतलब होता है डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट बचा हुआ है, सरप्लस। अब बेटा जी मान लो अगर इस तरह की हमने फैसिलिटी दी हुई है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कि आखिरी में सबका डिविडेंड देने के बाद अगर कोई सरप्लस बचेगा तो उसमें हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दोबारा हिस्सा दे देंगे, यानी बचे हुए प्रॉफिट में हम दोबारा हिस्सा देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अगर इस तरह का राइट मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया है तो बेटा उनको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। डन बेटा जी, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है उसमें कौन कौन से तरह के शेयर्स होते हैं बेटा जी? इक्विटी शेयर्स होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। ये दो तरह के शेयर्स जो है शेयर कैपिटल में इंक्लूड होते हैं। इसमें डेफर्ड शेयर्स इंक्लूड नहीं होते। सर डेफर्ड शेयर्स क्या होते हैं?
बेटा जी डेफर्ड शेयर्स भी इक्विटी शेयर्स की तरह ही होते हैं, लेकिन उनके पास इक्विटी शेयर होल्डर के कंपैरेटिवली कम राइट्स होते हैं, कम पावर्स होती हैं, ठीक है। और उनको डिविडेंड भी बेटा जी या तो मिलता ही नहीं है, और मिलेगा तो पहले प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देंगे, फिर इक्विटी वालों को देंगे, देन अगर कोई प्रॉफिट बचेगा तो डेफर्ड शेयर्स को देंगे। तो डेफर्ड शेयर्स भी इक्विटी शेयर्स की तरह ही होते हैं, लेकिन उनके पास क्या होता है, लेस राइट्स होते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा जी। इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या है? कंपनी के क्रेडिटर है, कंपनी के कस्टमर है, कंपनी के ऑनर है, कंपनी के डायरेक्टर है। सर इसका जवाब तो हमें पता है, ये ऑनर होते हैं कंपनी के। बिल्कुल सही बात जी बेटा। नॉमिनल शेयर कैपिटल क्या होता है? सर अभी हमने पीछे पढ़ा था, हमें याद हो गया है। नॉमिनल शेयर कैपिटल का दूसरा नाम होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल, या फिर रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, या फिर मैक्सिमम शेयर कैपिटल। ये वो कैपिटल होती है जो हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते समय वहां पर कैपिटल मेंशन करते हैं। जी बेटा। तो इसका मतलब नॉमिनल शेयर कैपिटल वो होती है जो मैक्सिमम शेयर कैपिटल होती है, जिससे ज्यादा शेयर कंपनी बाजार में इश्यू नहीं कर सकती है। डन। फिर से क्वेश्चन आ गया बेटा जी कि एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स होंगे? बेटा जी 7 मेंबर होंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है बेटा जी नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फ्रॉम द टर्म ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस टू द कंप्लीट अलॉटमेंट शुड नॉट एक्सीड। यानी अगर कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इश्यू किया है तो उसके कितने दिन के अंदर अंदर उसे अलॉटमेंट का प्रोसेस पूरा कर देना चाहिए? तो बेटा इसका आंसर है 90 डेज। आइएगा बेटा जी, शेयर एप्लीकेशन कौन सा अकाउंट है? बेटा जी कई बार आएगा बेटा जी ये क्वेश्चन, अलग अलग तरीके से टीचर पूछेगा। शेयर एप्लीकेशन कौन सा अकाउंट है, या फिर वो ये पूछेगा शेयर एप्लीकेशन कौन सा अकाउंट है, शेयर अलॉटमेंट कौन सा अकाउंट है, शेयर फर्स्ट कॉल कौन सा अकाउंट है, शेयर सेकंड कॉल कौन सा अकाउंट है। अगर बेटा जी इन चारों में से कुछ भी पूछता है तो ये सारे के सारे पर्सनल अकाउंट होते हैं। डन। क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा फाइनली हम किस में ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल अकाउंट में। शेयर अलॉटमेंट का पैसा फाइनली किस में ट्रांसफर करते हैं? शेयर कैपिटल में। और कैपिटल कहाँ आती है बेटा जी? शेयर कैपिटल यानी ऑनर का पैसा होता है। तो ऑनर का पैसा यानी एक तरीके से मालिक का पैसा है, इसलिए हम इसे पर्सनल अकाउंट में रख रहे हैं। डन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा जी। शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम और बोथ। जी बेटा शेयर हम सर बोथ, दोनों तरीके से इश्यू कर सकते हैं। बेटा बिल्कुल सही जवाब है। शेयर अलॉटमेंट कौन सा अकाउंट है बेटा? अब इसका जवाब तो आप बहुत आसानी से दे दोगे कि ये पर्सनल अकाउंट है। शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड। शेयर्स कब फॉरफिट होते हैं? बेटा जी जब कोई शेयर होल्डर हमारे कॉल का पैसा नहीं देता है और कंपनी उसे कॉन्टिन्यूसली नोटिस भेजती है कि आपकी पेंडिंग मनी रुकी हुई है, आप पे कर दीजिए विद इन 14 डेज। अगर वो फिर भी पे नहीं करता है तो कंपनी उसके शेयर फॉरफिट कर देती है। तो जब कोई शेयर होल्डर कॉल मनी का पैसा नहीं देगा तो उस कंडीशन में उसके शेयर फॉरफिट कर दिए जाते हैं। शेयर किस तरीके से रीइश्यू नहीं किए जा सकते? बेटा जी शेयर डिस्काउंट पर रीइश्यू नहीं किए जा सकते। सर क्या शेयर डिस्काउंट पर किसी को भी रीइश्यू नहीं किए जा सकते? नहीं बेटा, अगर आप ये सवाल पूछोगे तो मेरा आंसर बदल जाएगा। एक कंपनी जो है पब्लिक को शेयर डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकती है, लेकिन एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स डिस्काउंट पर इश्यू कर सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा। डन। इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन है बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। बेटा जी कॉल्स इन अरियर पे टेबल एफ के अकॉर्डिंग कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है? बेट सर ये टेबल ऑफ एफ भी समझाइएगा कि क्या होता है। जी बेटा ऐसा होता है बेटा जी, अगर कोई शेयर होल्डर अपनी अलॉटमेंट की किस्त का पैसा और फर्स्ट कॉल की किस्त का पैसा हमें सेकंड कॉल के साथ देता है, यानी लेट पैसा देता है, तो ऐसे में बेटा उसको बोलते हैं कॉल सिनेरियर। यानी जो पैसा उसने डिले यानी लेट पेमेंट किया है हमको, उसे कह रहे हैं कॉल सिनेरियर। अगर कोई बंदा हमें लेट पैसा देगा तो हम उससे इंटरेस्ट क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। तो कॉल्स इन अरियर पे हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। हम इंटरेस्ट कॉल्स इन अरियर पे उतना चार्ज करेंगे जितना कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रेट मेंशन होगा। लेकिन अगर कंपनी ने अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाते समय इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं कर रखा है तो उस कंडीशन में सेबी की गाइडलाइंस फॉलो होती है। सेबी की गाइडलाइंस में टेबल एफ के अकॉर्डिंग ये रूल मेंशन किया गया है कि अगर कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर का रेट मेंशन करना भूल गई है तो उस कंडीशन में बेटा जी टेबल एफ कहती है कि हम कॉल्स इन अरियर पर 10% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। कितने परसेंट बेटा जी? 10%।
ये 2013 के बाद 10% रेट है, 2013 से पहले बेटा जी इसका रेट था 5%। डन। 2013 से पहले रेट 5% था, 2013 के बाद रेट बढ़कर जस्ट बेटा जी 10% हो गया। अब आपको पता चल गया होगा टेबल एफ क्या होती है। जब कोई कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर का रेट मेंशन करना भूल जाती है, तो उस कंडीशन में सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से टेबल एफ का रूल एप्लीकेबल होता है। आइएगा बेटा जी नेक्स्ट, शेयर प्रीमियम कौन सा अकाउंट बेटा जी, शेयर प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज्ड। उसने पूछा है शेयर प्रीमियम यानी सिक्योरिटी प्रीमियम। पहले तो आपको पता होना चाहिए शेयर प्रीमियम क्या है। जब कोई कंपनी अपना 10 वाला शेयर बेटा जी लोगों को 12 रुपए में इश्यू करे, जब कोई कंपनी अपना 10 वाला शेयर लोगों को 12 रुपए में देती है, तो वो जो 2 रुपए एक्स्ट्रा कीमत पे शेयर को बेच रहे हैं उसको बोलते हैं बेटा जी शेयर प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम या प्रीमियम रिजर्व। डन बेटा जी। इस पैसे का यूज बेटा हम कहाँ कर सकते हैं? इस पैसे का यूज कंपनी अपने कैपिटल लॉसेस को रिकवर करने में हो सकती है। कोई भी लॉस जो आपको एसेट्स की वजह से हुआ या किसी फिक्स लाइबिलिटी पे हुआ, उस लॉस में हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी अपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को कंपनसेट करने में इसको यूज कर सकती है। अगर कंपनी ने कोई डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर यानी डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू किया था, तो उस लॉस को रिकवर करने में भी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकती है। कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज बोनस शेयर इशू करने में भी कर सकती है। कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज जो हम प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करते हैं प्रीमियम पर, यानी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता है या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर होता है, उस लॉस को कंपनसेट करने में भी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकती है। तो यहां पर बेटा आंसर है राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। कंपनी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के लॉस को राइट ऑफ करने में सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकती है। सर ये भी बता दीजिए कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या होते हैं? बेटा एक कंपनी को स्टैब्लिश करते समय, मान लीजिए हम नई कंपनी खोलना चाहते हैं, तो नई कंपनी खोलने के लिए मुझे किसी कंपनी सेक्रेटरी से अप्रोच करना पड़ेगा और उसको फीस पे करनी पड़ेगी और उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी साहब आप मेरी कंपनी खुलवा दीजिए। कंपनी खुलवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट की वेबसाइट पे जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना के जमा करना पड़ेगा। इसके अलावा जीएसटी नंबर लिखना लेना पड़ेगा, टीआईएन नंबर लेना पड़ेगा, पैन नंबर लेना पड़ेगा। बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। इन सब फॉर्मेलिटी को पूरा करने में जो पैसा खर्च होता है या कंपनी को खड़ा करने में, स्टैब्लिश करने में जो पैसा खर्च होता है बेटा, उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। और ये एक ऐसा लॉस होता है जिसे हम थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। डन। इसके अलावा इसमें लिखा है क्वेश्चन में, मनी रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम शेयर होल्डर बिफोर इट इज एक्चुअली कॉल्ड। अगर मैंने किसी से पैसा नहीं मांगा लेकिन किसी शेयर होल्डर ने वो पैसा मुझे दे दिया है, मान लीजिए मैंने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा नहीं मांगा और किसी शेयर होल्डर ने वो पैसा मुझे अलॉटमेंट के साथ भेज दिया है, तो बेटा हम उसको क्या कहेंगे? सर हम उसको बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। बेटा जी जो भी पैसा मेरे को एक्स्ट्रा मिला ये बताइए मेरा फायदा है या नुकसान? सर फायदा है। और बेटा फायदे डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं? सर क्रेडिट होते हैं। तो बेटा इसको कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इसके बाद आता है बेटा जी, अगर हमको प्रीमियम रिसीव हुआ है शेयर्स पर, तो उस कंडीशन में हम इसको कहाँ शो करेंगे? बेटा जी इसको हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में रिजर्व सरप्लस की हेडिंग में शो करेंगे। तो उसका आंसर है ए, इक्विटी एंड लाइबिलिटी वाली साइड में बेटा जी बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस का एक कॉलम होता है, उसमें शो करते हैं। उसके बाद आता है बेटा जी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किसके लिए नहीं कर सकते? बेटा जी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कहाँ नहीं कर सकते? ये दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा। पहला कि सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज हम डिविडेंड पे करने के लिए नहीं कर सकते। दूसरा, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज हम बिजनेस के लॉस को रिकवर करने में यूज नहीं कर सकते। तो यहां पर बेटा जी इसका आंसर आ गया पहले नंबर पे कि हम इसका यूज डिविडेंड पे करने के लिए नहीं कर सकते। बोनस शेयर में कर सकते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के लॉस को राइट ऑफ करने में कर सकते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के लॉस में हम इसका यूज कर सकते हैं। डन बेटा जी। आइएगा, यहाँ पे लिखा है बेटा जी कंपनी एक्ट, एक कंपनी जो शेयर इश्यू करती है प्रीमियम पर, उस पर कंपनी एक्ट 2013 का कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होता है? बेटा जी उस पर सेक्शन 52 एप्लीकेबल होता है। इसके नेक्स्ट आते हैं बेटा जी, टेबल एफ के अकॉर्डिंग अगर हमने कॉल्स इन एडवांस पे हमें इंटरेस्ट देना हो तो हम कितने परसेंट देंगे? सर कॉल्स इन अरियर का तो हमें याद हो गया 10% है, कॉल्स इन एडवांस का बेटा 12% होता है। कंपनी एक्ट 2013 के में ये 12% है और कंपनी एक्ट 1956 में बेटा जी ये 6% था। डन।
शेयर प्रीमियम कौन डिसाइड करता है बेटा जी? शेयर प्रीमियम कौन डिसाइड करता है? कंपनी लॉ बोर्ड, कंपनी इटसेल्फ, इसके अलावा जो गवर्नमेंट है, और इसके अलावा सेबी है। बेटा कंपनी इटसेल्फ करती है। कंपनी जो है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो डिसाइड करते हैं। उसके नेक्स्ट आता है बेटा जी, इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू द कॉन्ट्रेरी सिक्योरिटी प्रीमियम कॉल्ड अलोंग विद। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है क्वेश्चन में कि सिक्योरिटी प्रीमियम को एप्लीकेशन के साथ मांगा है, या अलॉटमेंट के साथ, या फर्स्ट कॉल के साथ, या सेकंड कॉल के साथ, तो हम किसके साथ मांगेंगे? सर हमने तो हमेशा क्वेश्चन में अलॉटमेंट के साथ लिया है, तो बेटा जी इसका सही आंसर है अलॉटमेंट ही है। उसके नेक्स्ट आते हैं बेटा जी, एज पर द कंपनी एक्ट एक कंपनी कैन नॉट प्रोसीड टू अलॉट शेयर। एक कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, भले ही उसने न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया हो कि हमारी कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है। किस कंडीशन में कंपनी शेयर इशू नहीं करेगी या नहीं कर सकती है बेटा जी? मैं इसे एग्जाम्पल से समझाता हूं बेटा जी। मान लीजिए बेटा जी, मेरी कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए। कितने शेयर इशू किए बेटा जी? 10,000 शेयर इशू किए। 10,000 शेयर इशू किए मेरी कंपनी ने, और मेरे पास बेटा जी एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है, एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो 8,000 रिसीव हुई है। 8,000 रिसीव हुई है। तो यहां पर बेटा जी मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रूल एप्लीकेबल होता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रूल क्या होता है बेटा जी? मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रूल होता है बेटा जी 90%। जी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% का मतलब होता है, अगर किसी कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं तो एटलीस्ट उसके पास मिनिमम 90% एप्लीकेशन आनी ही चाहिए। अगर उसके पास 9,000 से कम एप्लीकेशन आई है तो उस कंडीशन में वो कंपनी शेयर इशू करने के लिए एलिजिबल नहीं है। जितना पैसा उसके पास एप्लीकेशन का पब्लिक से आया है वो पैसा उसे वापस करना पड़ेगा। डन। अब हमारे इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है? सर 8,000 रिसीव हुई है। और हमने शेयर कितने इशू किए थे? सर हमने शेयर इशू किए थे 10,000। तो बेटा जी 10,000 का 90% कितना होता है? 9,000। अगर 9,000 से कम एप्लीकेशन आई है तो बताओ कंपनी शेयर इशू कर सकती है नहीं कर सकती? सर बिल्कुल भी नहीं कर सकती। बहुत सही बेटा जी, अब आपको समझ में आ गया कि जितने शेयर हमने इशू किए हैं उसका एटलीस्ट 90% एप्लीकेशन आना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा जी। यहाँ पे लिखा है द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अगर हमने शेयर फॉरफीट किए हैं और बाद में उनको री इशू कर दिया है तो उस कंडीशन में जो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस होता है वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? सर हमें पता है, हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल किए हैं, उसका आंसर कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। बिल्कुल ठीक जवाब बेटा जी। इसके अलावा अगर हमारे पास शेयर फॉरफीचर का बैलेंस बचा रह जाता है तो उसे बैलेंस शीट में हम कहाँ शो करते हैं? बेटा जी अगर शेयर फॉरफीचर का बैलेंस बचा है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपने शेयर फॉरफीट किए हैं और उनका बैलेंस आपके पास है, यानी आपने रीइश्यू नहीं किया और शेयर फॉरफीचर का बैलेंस बचा रह जाता है, तो उसे हमेशा शेयर कैपिटल में ऐड करके दिखाते हैं। इसका आंसर बहुत सारे लोग गलत लगाकर आते हैं। कैपिटल रिजर्व जो होता है, अगर कंपनी ने शेयर फॉरफीट करके रीइश्यू कर दिए तो जो आंसर होता है उसे कैपिटल रिजर्व बोलते हैं, और कैपिटल रिजर्व को शो करते हैं बेटा जी रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में। किसकी हेडिंग में? रिजर्व सरप्लस की हेडिंग में। यानी कैपिटल रिजर्व के बारे में पूछे कहाँ शो करते हैं? तो बेटा जी रिजर्व सरप्लस में। लेकिन अगर टीचर ने पूछा है कि ये बताओ शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कहाँ शो करते हैं, तो बेटा शेयर कैपिटल में हमेशा ऐड करके दिखाते हैं। ये आप याद रखिएगा। आइएगा बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। टीचर ने पूछा है द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है? टीचर बेटा जी बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर। सब्सक्राइब्ड कैपिटल बेटा जी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब, पहले तो मैं आपको शुरू से कहानी सुनाता हूँ। मेरी कंपनी ने बेटा जी 10,000 शेयर इशू किए, तो बेटा जी जितने शेयर मैंने इशू किए इसे बोलेंगे इशूड शेयर कैपिटल। अब बेटा जी मान लो मेरे पास एप्लीकेशन आई 9,000, मैंने 9,000 से नीचे नहीं लिखा क्योंकि आप चालाक हो। अगर मैं 8,000 लिख देता तो आप तुरंत कह देते सर कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। तो बेटा जी थोड़ा सा चालाक मैं भी हो गया हूँ आपके साथ रहते रहते। 10,000 शेयर इशू किए तो बेटा जी जितने शेयर इशू किए वो तो हो गई इशूड शेयर कैपिटल। 9,000 शेयर बेटा जी यहाँ पर क्या हुआ, पब्लिक ने खरीद लिया, यानी 9,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई। तो जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई इसका मतलब बेटा जी वो तो हो गई सब्सक्राइब कैपिटल। तो यानी 9,000 शेयर पब्लिक ने खरीद लिए। अब 9,000 शेयर पब्लिक ने खरीदे हैं, और उन 9,000 शेयर पर बेटा जी मैंने, उन 9,000 शेयर पर बेटा जी, 9,000 शेयर पर बेटा जी मैंने एप्लीकेशन पे मांगे हैं 3 रुपए, अलॉटमेंट पे बेटा जी मैंने मांगे हैं 3 रुपए, और फर्स्ट कॉल पे बेटा जी मैंने पैसे मांगे हैं 2 रुपए।
डन बेटा जी, ये पैसे मैंने मांग लिए। तो बेटा जी एप्लीकेशन पे 3 और अलॉटमेंट पे 3 और फर्स्ट कॉल पे 2 मांग लिए। तो बेटा जी मैंने 9,000 शेयर इशू किए थे, 9,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई थी और एक शेयर तब कितने का था, 10 का। अब बेटा जी ये तो हो गया 9,000 शेयर 10 वाले पब्लिक ने खरीदे, ये तो हो गई सब्सक्राइब शेयर कैपिटल 90,000। और मैंने 9,000 शेयर पर बेटा जी कितने रुपए मांगे हैं, 9,000 शेयर पे 8 रुपए मांगे हैं, तो बेटा जी ये हो गए 72,000 रुपए। तो 90,000 रुपए के शेयर पब्लिक ने खरीदे, वो हो गई सब्सक्राइब कैपिटल। और इसके अलावा 72,000 रुपीज बेटा जी मैंने पब्लिक से मांग लिए, तो कितने पैसे नहीं मांगे, 18,000। बेटा जी वो हो गई हमारी अनकॉल्ड कैपिटल या रिजर्व कैपिटल। तो देखो कितने घुमाकर क्वेश्चन पूछा है टीचर ने कि अनकॉल्ड कैपिटल और रिजर्व कैपिटल समझाओ। ठीक है बेटा, रिजर्व कैपिटल का यूज किसके लिए कर सकते हैं, बेटा जी कंपनी के वाइंड अप पे यूज करते हैं, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने में। डन। आइएगा बेटा जी, यहां पर हमें 46 नंबर का क्वेश्चन दिया है, अगर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट हमें दिया हुआ है तो बेटा जी हम उसको कहां शो करेंगे। टीचर पूछ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे, अब आप सोच के रखो। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस वाली हेडिंग में शो करेंगे बेटा जी, ऊपर इनकम वाली हेडिंग लिखा था। या फिर बेटा जी इसको हमें बैलेंस शीट में शो करेंगे, या फिर बेटा जी एसेट्स में शो करेंगे। बेटा जी कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है जो पैसा मैंने पब्लिक से नहीं मांगा फिर भी उसने मुझे दे दिया, तो किसी का पैसा एडवांस में मेरे पास आया हुआ है। तो बेटा जी अगर किसी का पैसा मुझे एडवांस मिलता है, और आपको जानते हो कि एडवांस अगर हम पे करते हैं तो एसेट्स होता है और एडवांस मिलता है तो लाइबिलिटी होता है, तो इसका आंसर है बेटा जी लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। उसके नेक्स्ट आता है बेटा जी शेयर अलॉटमेंट कौन सा अकाउंट है, बेटा जी अब तो आप जान गए। सर अब तो हमें याद हो गया कि शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल और शेयर सेकंड कॉल, ये सारे के सारे सर पर्सनल अकाउंट होते हैं। जी बेटा। सर अगर टीचर हमसे एक स्टेप तेज निकल गया, उसने पूछ लिया शेयर कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है, बेटा जी तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जितने भी अकाउंट लाइबिलिटी साइड में दिए होते हैं, लाइबिलिटी में जो जो आता है बेटा, लाइबिलिटी में कैपिटल आती है, लाइबिलिटी में बैंक लोन आता है, लाइबिलिटी में क्रेडिटर आते हैं, लाइबिलिटी में बिल्स पे बिल आता है, लाइबिलिटी में रिजर्व्स आते हैं। वो रिजर्व किसको देने होते हैं, शेयर होल्डर को। वो अल्टीमेटली किसका पैसा होता है, शेयर होल्डर का। तो बेटा जी जितनी भी चीजें लाइबिलिटी कॉलम में आनी होती हैं वो सारी की सारी पर्सनल होगी, याद रखिएगा। अगर हमने प्रीमियम पर शेयर इशू किया तो उस प्रीमियम का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, बेटा जी ये देखिए सवाल घुमा के पूछ लिया। मैंने पहले भी जवाब दिया था, कैपिटल लॉसेस। कैपिटल लॉसेस वो होते हैं जो फिक्स्ड एसेट और फिक्स लाइबिलिटी से लॉसेस हुए उनके लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर टीचर ने पूछा है मिनिमम, ऊपर पूछा था मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर ध्यान से पढ़ो बेटा, सवाल पूछा है मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी, कि अगर हमने शेयर इशू किए हैं तो हम एप्लीकेशन के टाइम पर मिनिमम कितने पैसे मांगेंगे। तो बेटा जी एप्लीकेशन के टाइम पर मिनिमम 5% पैसा मांगना जरूरी है। अगर मान लीजिए हमारा शेयर 10 रुपए का है बेटा जी, और 10 रुपए का 5% कितना होता है सर, 10 रुपए का 5% बैठेगा 50 पैसे। तो बेटा जी एप्लीकेशन पे एटलीस्ट आपको 50 पैसे मांगने हैं, 50 पैसे से कम पैसे नहीं मांग सकते। सर सवाल ऐसे भी आ सकता है कि मैक्सिमम शेयर एप्लीकेशन मनी, बेटा जी मैक्सिमम शेयर एप्लीकेशन मनी की कोई लिमिट नहीं है, आप पूरे के पूरे 10 रुपए इकट्ठा मांग सकते हो, लेकिन मिनिमम की लिमिट है कि 5% मांग सकते हो। सर और कुछ भी इससे रिलेटेड कोई पॉइंट। जी बेटा इससे रिलेटेड वो पूछेगा शेयर फर्स्ट कॉल पे, शेयर अलॉटमेंट पे, और इसके अलावा शेयर फाइनल कॉल पे कितने पैसे मांग सकते हैं। तो बेटा जी सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप 25% तक पैसे मांग सकते हो। डन। तो इसका आंसर हो गया बेटा जी जितना शेयर का प्राइस है बेटा जी, जितनी शेयर की फेस वैल्यू है उसका 5%। डन, ये याद रखिएगा, इश्यू प्राइस नहीं बेटा, फेस वैल्यू का 5%। उसके नेक्स्ट आते हैं बेटा जी जो प्रीमियम हमें रिसीव होता है इश्यू ऑफ शेयर्स पे, उसे हम कहाँ शो करते हैं, बेटा जी उसे हम लाइबिलिटी साइड में रिजर्व सरप्लस की हेडिंग में शो करते हैं। शायद मुझे याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन पहले भी आया था, तो रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में शो कर सकते हैं। तो बेटा जी ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको शेयर्स वाले चैप्टर के 50 एमसीक्यूज करके दिखाए। बेटा जी ये पार्ट 1 है, अभी मैं बहुत जल्दी आपको पार्ट 2 भी दूंगा जिसमें मैंने और इसके एडवांस एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं। ये सारे थियोरेटिकल पॉइंट्स थे, उनमें आपको मैक्सिमम सारे आपको न्यूमेरिकल्स करने के लिए मिलेंगे। डन बेटा जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा आपको इस वीडियो को और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा सो दैट उनको भी बेनिफिट मिले। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।